स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। हम अपना सेकेंड चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। तो इसमें हम सीखेंगे फिजिक्स है क्या, फिजिक्स के स्कोप्स क्या है, एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स की, ठीक है। तो कुछ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए। तो सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक से आते हैं कि फिजिक्स क्या है, ठीक है। फिजिक्स क्या है, ये ब्रांच है साइंस की, ठीक है। ये साइंस की ही ब्रांच है, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस। That deals with nature and its natural phenomena. तो साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है हमारी? फिजिक्स है साइंस की ब्रांच जिसमें हम नेचर और नेचर से जुड़े हुए फिनोमेना को स्टडी करते हैं। तो कोई भी नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए कोई साइंटिस्ट का क्या होना जरूरी है? सबसे पहले अ कीन ऑब्जर्वर, ठीक है, अ कीन ऑब्जर्वर। अगर आप चीजें ऑब्जर्व करोगे तभी आप उनको क्या कर पाओगे, रीजन कर पाओगे। जैसे आपने बड़े सारे फिनोमेना पढ़े हैं 10th क्लास में, जैसे मैं बता दूं आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपने पढ़ा है, फिर आपने ओम्स लॉ में पढ़ा है। तो ये सब चीजें कैसे आई, उनका स्टेप क्या था? बेसिकली एक साइंटिस्ट कोई थ्योरी जब डिस्कवर करता है, थ्योरी लेकर आता है, तो उस थ्योरी से उसको अप्लाई कैसे करता है, उसको कैसे एक मैथमेटिकल मॉडल देता है, क्या उसके मेरिट्स डिमेरिट्स सब कुछ, वो चीजें कैसे हम तक पहुंचती हैं, तो हम उसको अब समझेंगे। स्टेप्स, पहला स्टेप क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन होती है सिस्टम की, ठीक है। कोई भी सिस्टम की पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर वो पता चलता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे न्यूटन है, उसने भी देखा कि एप्पल फॉल कर रहा है, ग्राउंड पे ही फॉल कर रहा है, क्यों वो उड़ नहीं रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। ये पेन है, इसको अगर मैं अभी ड्रॉप करूं फ्रॉम अ हाइट, इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड। Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? तो इस सब चीजों के लिए हम हर चीज को आम तरीके से नहीं देख सकते। You have to be a very keen observer in order to observe these phenomena. So सबसे पहले सिस्टम की ऑब्जर्वेशन होती है। सिस्टम की ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है? सिस्टम के ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। उस चीज को लेके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, कंट्रोल लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं या किसी एक मात्रा में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर उसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करके बढ़ा दिया जाता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं पहले सिस्टम को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर क्या होता है? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट होते हैं लेबोरेटरी में। एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट होने के बाद उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है कि भाई ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ऐसा क्यों आया, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रीजन कैसे ये मिलके मतलब बनती हैं और एक थ्योरी को आगे लेके जाती है, ये हम समझेंगे। जैसे कोई वैलिड डाटा है, ठीक है, कुछ वैलिड डाटा लिया जाता है और कुछ इनवैलिड डाटा लिया जाता है। मतलब कुछ ऐसी चीजें ली जाती हैं जो रियल में एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज वैलिड डाटा, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी ली जाती हैं जो कि इमेजिनरी सोची जाती है कि ऐसा होता होगा, ठीक है, इमेजिनरी ऐसा कुछ होगा कि एटम होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, वो राउंड स्ट्रक्चर में होगा। फिर एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो भी प्रूव करते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रीजनिंग क्या करती है? एक स्ट्रक्चर देती है पूरी उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो हम लेंगे इसको थर्ड नंबर पे। इसके बाद होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग। तो ये दोनों तरह की रीजनिंग कैसे होती है? कुछ डाटा वैलिड लिया जाता है, कुछ इनवैलिड लिया जाता है, इसको कोलैबोरेट किया जाता है इन दोनों डाटा को, और समझा जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इस वजह से हुआ होगा, ठीक है, ऐसा हुआ होगा तब
कुछ कोई रेजिस्टेंस नाम की चीज होगी जो कि क्या कर रही होगी, अपोज कर रही होगी करंट को। तो ये सब चीजें क्या होती है, इमेजिनरी होती हैं कुछ, और कुछ वैलिड होती है, कुछ हम देख पाते हैं। तो दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो कि समझ कॉन्सेप्चुअली क्या करता है, हमारे अंदर समझ लाने लगता है कि ऐसा ऐसा होता होगा, तो ये रिजल्ट्स ऐसे आते होंगे। ठीक है, इसके बाद क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रीजनिंग के बाद क्या आता है हमारा, कि मैथमेटिकल मॉडलिंग दी जाती है इस चीज को। कोई भी चीज किसी दूसरे बंदे को समझाने के लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल मॉडलिंग। जैसे आपकी ओम्स लॉ है, आपका ओम्स लॉ जो है आपको कैसे समझ आया, आपका ओम्स लॉ आपको समझ आया जब आपने उसको कॉन्सेप्चुअली उसकी डेफिनेशन पढ़ी और उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ी कि V जो है वो करंट के प्रोपोर्शन, पोटेंशियल जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है, कि पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगा। तो ये चीजें क्या की मैथमेटिकल मॉडलिंग में लेके आए, तभी आपको समझ आई। अगर इसको मैथमेटिकल पोटेंशियल V ना देते, I डिनोट ना करते, या इसके प्रोपोर्शनलिटी का साइन ना बताते आपको, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही नहीं कि पोटेंशियल क्या होता है, करंट क्या होता है, कैसे प्रोपोर्शनल है, ये कुछ चीजें समझ ही नहीं आती। तो अपनी बात दूसरे तक लेके जाने के लिए साइंस में हम मैथमेटिक्स यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक मैथमेटिक क्या है, लैंग्वेज है फिजिक्स का, तो वो लैंग्वेज जो है यहाँ पे यूज होता है, इस स्टेप पे यूज होता है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग की जाती है किसी भी कॉन्सेप्ट की, ताकि वो जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो दूसरे को समझाई जा सके और उससे समझ आ सके कि ये जो हम समझ रहे हैं ये इमेजिनरी ही नहीं है, सब कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग आती है। इसके बाद हमारा से फिर क्या हो गया, मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद हमारा वेरिफिकेशन होता है और फॉल्सिफिकेशन होता है थ्योरी का। तो मैं इसको लिख देती हूँ, वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। देखा जाता है कि इसके मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है, मतलब ये थ्योरी क्या वेरीफाई हो रही है, क्या ऐसा होता है एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से वो मैच कर रहा है जो हमारा मैथमेटिकल का मॉडल है। फिर जब मैच होता है तो उसके भी डीमेरिट्स होते हैं कि भाई कुछ चीजें तो मैच हो रही हैं बट कुछ चीजें मैच नहीं हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन जो होते हैं साइंटिस्ट वो निकालते हैं उस थ्योरी का जब वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन निकलता है तो दूसरा साइंटिस्ट क्या करता है, कोई और भी साइंटिस्ट जब टाइम गुजरता है कोई और साइंटिस्ट देखता है कि उस जो फॉल्सिफिकेशन, उसके जो डीमेरिट्स हैं, उसकी जो खामियां हैं, उसको सुधारने के लिए एक और नया मॉडल इजाद करता है और वो थ्योरी क्या होती है और मॉडिफाई हो जाती है। वो थ्योरी और मॉडिफाई होकर और आपको अच्छे समझ आने लगती है कि भाई ऐसा होता होगा तभी ये जो खामी है ये भी समझ आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके बड़े सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक दूसरे की फॉल्सिफिकेशन को आगे लेके जाते हैं और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट को सामने रखते हैं। और इसी तरह हमारे जो लॉज हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के, या जो भी हमारे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो आगे कैरिड आउट होता होता उसमें क्या होता है, एक तरक्की होती है हमारे फिजिक्स की, कि पहले ऐसा था, फिर मोबाइल्स आए, फिर ये आया, फिर ये सब चीजें कैसे बनती हैं, ये सब इसी से बनती है कि हम क्या करते हैं, अपनी जो फॉल्सिफिकेशन है थ्योरीज को उसको वेरीफाई करते रहते हैं टाइम टू टाइम के बाद। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कि कैसे एक साइंटिस्ट जो होता है वो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम द सिस्टम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिस्टम को ऑब्जर्व करने के बाद एक इस स्टेप में कि वो पूरा वो जो रिजल्ट है उस तक पहुंचता है। तो ये पूरे स्टेप्स होते हैं। ऐसे ही आप कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग, कोई थ्योरी ऐसे ही कुछ नहीं देख लेते हो, तो ये सब चीजें उसके पीछे होती हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि क्या वो डोमेन ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें फिजिक्स जो है इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, जिसमें फिजिक्स जो है हम पढ़ते हैं, तो वो मैं आपको डोमेन लिख देती हूँ। The 3 domains of interest. जो 3 डोमेन है, 3 डोमेन्स मतलब 3 रीजन्स हैं जिसमें हम फिजिक्स को समझते हैं। जो 3 जो लेवल्स हैं जिसमें फिजिक्स डिवाइड है वो क्या क्या है, पहले आएगी आपकी मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मतलब मैक्रोस्कोपिक डोमेन या मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स बोल सकते हो। ठीक है, फिर आती है
फिर लास्ट में मीजोस्कोपिक फिजिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या होती है। मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है बिग। तो वो सब चीजें जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे टेरेस्ट्रियल लेवल और एस्ट्रोनॉमिकल लेवल्स। टेरेस्ट्रियल लेवल्स जो हम अपनी अर्थ में देख पा रहे हैं वो फिनोमिनास, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, या बॉल का रोल करना, या पेन का नीचे गिरना, या किसी बॉल का थ्रो करना, तो ये सब चीजें क्या है? टेरेस्ट्रियल, जो लैंड में, जो कि अर्थ में होती हैं, टेरेस्ट्रियल स्केल्स है। और एक आ जाता है कौन सा स्केल? एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, मतलब अर्थ के भी ऊपर ब्रह्मांड में जाके देखना, ब्रह्मांड में जाके देखना कि ऐसा क्या है। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स, अर्थ का और सन का डिस्टेंस, अर्थ का मून का डिस्टेंस, मार्स का डिस्टेंस, तो ये सब क्या है? ये टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स जो है वो इसमें आता है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स होगी जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो फिनोमिना रियल में एग्जिस्ट जो करते हैं उनको हम देख सकते हैं, और उनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? कॉन्सेप्ट जनरेट करके या उसको ऑब्जर्व करके, उसका कॉन्सेप्ट समझ के, उसको मैथमेटिकल मॉडल देके, उसको वेरीफाई करके उस थ्योरी को जब वो हमारे सामने आती है, तो दैट इज बेसिकली मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। नाउ वी विल कम अक्रॉस माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। सो व्हाट इज माइक्रो? माइक्रो स्टैंड्स फॉर स्मॉल। माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। तो वो फिजिक्स जो छोटी चीजों से, छोटी चीजें मतलब क्या होगी? एटॉमिक लेवल, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। जैसे मैं आपको बोलती हूँ एटम्स, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये सब कौन सी फिजिक्स है? ये सब फिजिक्स है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अब आ जाते हैं मीजोस्कोपिक फिजिक्स। मीजोस्कोपिक फिजिक्स जो होती है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है, मतलब मैक्रो और माइक्रो के, मतलब उसको मैक्रो फिजिक्स भी नहीं कह सकते आप और माइक्रो भी नहीं कह सकते, वो इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो वो फिजिक्स जो 10 से लेके 100 ऑफ एटम्स के साथ डील करती है, जिसको हम किसी माइक्रोस्कोप, स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज या कुछ भी उस एटम्स, उस जो मॉलिक्यूल है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, टेंस और हंड्रेड्स ऑफ एटम्स बनके जो बनता है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो मैटर है, उसको स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? मीजोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है। तो ये आ गई 3 प्रकार की फिजिक्स। अभी इन 3 प्रकार की फिजिक्स को हमने और डिटेल में लेके जाना है, तो कल हम क्या करेंगे? इसको फर्दर लेकर जाएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।